नमस्कार, आप देख रहे हैं बेस्ट का नंबर 1 शो ताल ठोक के और आपके साथ मैं हूं अदिति त्यागी। तवांग में चाइना की घुसपैठ की नाकाम कोशिश के बाद वायुसेना ने सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया है। रफाल से लेकर सुखोई और अपाचे हेलीकॉप्टर इस वक्त रिहर्सल कर रहे हैं और चाइना को ट्रेलर दिखा रहे हैं कि दोबारा गलवान या तवांग की सोचना भी मत। लेकिन इधर दिल्ली में भी पॉलिटिकल एक्सरसाइज चल रही है। दाव आजमाए जा रहे हैं कि चाइना के सवाल पर सरकार को कैसे घेरा जाए और आज का सियासी हल्ला संसद में नहीं बल्कि संसद के बाहर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के एक ट्वीट से शुरू हुआ। उन्होंने ये कहा कि मोदी सरकार की लाल आंख चीनी चश्मे से ढकी हुई है। तो देखिए, ये वो ट्वीट है जिससे आज ये पूरा हंगामा शुरू हुआ। मल्लिकार्जुन खड़गे उन्होंने पूछा, ऐसा प्रतीत होता है कि मोदी सरकार की लाल आंख पर चीनी चश्मा लग गया है। और फिर उन्होंने कहा, क्या भारतीय संसद में चाइना के विरुद्ध, चीन के विरुद्ध बोलने की अनुमति नहीं है? और इसी ट्वीट के बाद कई सवाल उठे। सरकार पर चीनी प्रेम का आरोप कांग्रेस ने लगाया, तो दूसरी तरफ से कांग्रेस के चाइना के साथ सियासी समझौते और उस समझौते की तस्वीरों का जिक्र आ गया। बीजेपी ने चीनी प्रेम पर ही राजीव गांधी फाउंडेशन को मिले चंदे का सच पूछ लिया, तो दूसरी तरफ पीएम केयर्स फंड को मिल रहे चंदे पर पहले ही सवाल पूछा जा चुका है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा, जिनकी आंखों पर इटली वाला चश्मा चढ़ा है उन्हें लाल आंखें नजर आएंगी भी तो कैसे नजर आएंगी? कांग्रेस को भरोसा नहीं है कि तवांग में उतना ही हुआ जितना सरकार बता रही है। विपक्ष चाहता है कि सरकार उसे बॉर्डर पर लेकर जाए। आसाम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने इस पर भी हमला किया। उन्होंने कहा, कांग्रेस और ओवैसी को बॉर्डर ले जाकर ये दिखाना खुद किसी खतरे से कम नहीं है। तवांग में 1-1 इंच की हिफाजत सेना ने की है। यहाँ सियासत आरोपों प्रत्यारोपों से 1-1 इंच जमीन बढ़ाने में लगी है। ले देकर चाइना पर यह सियासी टक्कर 2022 से 60 साल पीछे यानी 1960 में पहुंच रही है। वहीं नेहरू नीति वर्सेस मोदी नीति, और वही किसने जिनपिंग को झूला झुलाया, वही सवाल किसने यूएनएससी की सीट तश्तरी में रखकर चाइना को दे दी, वही सवाल चीनी चश्मा इन पर चढ़ा है या उन पर चढ़ा है। तो ये वो सारे सवाल हैं जो सियासत में आजकल उठाए जा रहे हैं। हम भी सवाल उठाएंगे ताल ठोक के, लेकिन उससे पहले जल्दी से ये टीजर रिपोर्ट आप। चीन के खिलाफ तुम क्या कार्रवाई कर रहे हो? लाल आंख पहले दिखाते थे, अभी लाल कुत्ता दिखा रहे हो। देश के प्रधानमंत्री पॉलिटिकल लीडरशिप दिखाने में सरासर नाकाम साबित हो रहे हैं। 56 इंच का सीना दिखाइए, लाल आंख दिखाइए ना। ये विदेशी चश्मा पहन करके दूसरे को विदेशी बात करते हैं, इनको चीन चीन का हुआ खड़ा हुआ है। सेना डिसाइड करेगा कब क्या बताना सही है, कितना दूर किसको कॉन्फिडेंस में लेना सही है। BJP is doing nothing about it. Our soldiers have been beaten up by them. Every patrol which goes ready to meet any eventuality. They're armed as per the laid down. देश के प्रधानमंत्री चीन के नाम लेने से डरते हैं। 1 इंच जमीन पर भी कोई कब्जा नहीं कर सकता। अगर हमारी गलती है तो फांसी पे लगा, लेकिन इससे क्यों जोड़ रहे हैं? कांग्रेस का किसका साथ क्या रिश्ता है वो तो निकालना पड़ेगा ना। तो ये सरासर इनकी नाकामी और झूठ बोल रहे हैं। भाई लेके जाइए ना हमको, चलिए। ओवैसी टाउन जाने का उनका दम भी है क्या? एक दिन में वो पागल हो जाएगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि हर कोई एक दूसरे से सवाल पूछ रहा है, लेकिन इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के सीनियर लीडर सुब्रमण्यम स्वामी साहब हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका जी न्यूज़ के लिए वक्त निकालने के लिए। और मेरा पहला सवाल आप ही से है, जो भी मल्लिकार्जुन खड़गे का ट्वीट जिसका जिक्र मैंने किया, वो कह रहे हैं कि आपको भी क्या वो लाल आंखें दिखाई नहीं दे रही जो कांग्रेस पार्टी को दिखाई नहीं दे रही हैं इस वक्त? वो कह रहे हैं चीनी चश्मा लगा रखा है कांग्रेस पार्टी ने, माफ कीजिएगा बीजेपी ने। स्वामी सर, कैन यू हियर मी? डॉक्टर स्वामी, आप मुझे सुन पा रहे हैं?
लगता है उन तक हमारी आवाज पहुंच यहाँ नहीं पा रही है, लेकिन हम आपको आज जो सियासत हुई है, सोचिए जरा, ये मल्लिकार्जुन खड़गे का ट्वीट है, एक बार फिर से अपने दर्शकों को हम दिखाएंगे कि किस तरह से, आपको हम ये दिखाएंगे कि किस तरह लाल आंखों का जिक्र बार बार किया जा रहा है। तो आपने क्या देखा है, जब से तवांग में ये झड़प हुई है उसके बाद से ही लाल आंखों का जिक्र बार बार किया जा रहा है, 56 इंच के सीने का जिक्र बार बार किया जा रहा है। और अब इसी कड़ी में और आगे बढ़े, देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे वो चीनी चश्मे का जिक्र कर रहे हैं। अगर वो ट्वीट एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को दिखा पाए कि किस तरह से वो ये कह रहे हैं कि अब तो ऐसा लग रहा है कि भारतीय संसद में, इंडिया की पार्लियामेंट में चाइना के विरुद्ध बोलने की आजादी नहीं है, बोलने की अनुमति नहीं है। ये सवाल कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे पूछ रहे हैं। उनके द्वारा जो ट्वीट किया गया है इस वक्त वो आपके स्क्रीन पर है। वो कह रहे हैं ऐसा प्रतीत होता है कि मोदी सरकार की लाल आंख पर चीनी चश्मा लग गया है। पहले वो ये कहते हैं और उसके बाद वो कहते हैं कि अब भारतीय संसद में चाइना के विरुद्ध बोलने की अनुमति नहीं है। ये दो सवाल वो यहां पर उठा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी बार बार ये कह रही है कि मोदी सरकार जो है उसकी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो पूरे तरीके से फेल हो गए हैं, वो फ्लॉप साबित हुए हैं। खासतौर पर चाइना द्वारा जिस तरह से गलवान में एक हरकत की गई, अब तवांग में ये हरकत की गई। कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं, आपको बता देते हैं। हमारे साथ अभय दुबे हैं कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए, प्रेम शुक्ला जी अब से थोड़ी देर बाद हमारे साथ होंगे, हमारे साथ कलीमुल हफीज हैं AIMIM का पक्ष रखने के लिए, लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। लेकिन अभय दुबे जी, ये जो चीनी चश्मे का सवाल है जिसे लेकर आपकी पार्टी, जिसे लेकर आपके पार्टी प्रेसिडेंट द्वारा ये ट्वीट किया गया है, ये चीनी चश्मे का क्या सवाल है? आदिति जी, लंबे समय से हम मोदी सरकार से ये कह रहे हैं कि चीन के लिए आपकी एक कंसिस्टेंट पॉलिसी होनी चाहिए। चीन लगातार भारत की भूभागीय अखंडता से खिलवाड़ कर रहा है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, सबसे पहले डोकलाम पर हमें यह कहा गया, जब 71 डेज का स्टैंड ऑफ था, तो ये कहा गया कि दोनों सेनाएं अपने अपने स्थानों पर चली गई है और डिसंगेजमेंट हो गया। लेकिन अगस्त 17 के बाद मार्च 18 में निर्मला सीतारमण जी बताती है कि चीन ने उसी स्थान पर परमानेंट मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया है, इंक्लूडिंग सैनिटरी पोस्ट, ट्रेंचेस एंड हेलीपैड्स। उसके बाद जब गलवान घाटी में जो घटना हुई, जहां हमारे सैनिकों की शहादत हुई, तो MEA ने पहला जो स्टेटमेंट इशू किया उसमें यह कहा कि यूनिलेटरली स्टेटस को चेंज चाइना ने किया है। MEA ने चाइना के MEA से नेक्स्ट डे टेलीफोन पर बात की, वो कन्वर्सेशन MEA के वेबसाइट पर है, उसमें भी उन्होंने कहा। ठीक है सर, इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी है, मुझे उम्मीद है आप भी उन्हें सुनना चाहेंगे। डॉक्टर स्वामी, बहुत बहुत स्वागत है जी न्यूज पर आपका वक्त निकालने के लिए। सबसे पहले चाइना को लेकर, कैन यू हियर मी सर? ब्लूटूथ देखता हूँ। डॉक्टर स्वामी, am I audible to you sir? ऑन, ब्लूटूथ है। नो, ही कांट हियर मी। एक बार फिर से उनका रुख करेंगे, लेकिन यहाँ पर जनरल कुलकर्णी, जल्दी से मैं एक कमेंट आपका लेना चाहती हूँ। यहाँ पर आप सुन रहे हैं, बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं, चाइनीज एग्रेशन की बात की जा रही है। एज ए डिफेंस एक्सपर्ट, ये सारे जो पॉलिटिकल एलिगेशंस हैं या क्लेम्स और काउंटर क्लेम्स हैं, इन्हें आप कैसे देखते हैं? क्योंकि जब तक हम लोगों को अगर मालूम नहीं है शायद रिसीव कमेंट अभी क्या हुआ, जैसे यांगसे पे क्या हुआ, ये कहना कि किस तरीके से हुआ ये गलत होगा, क्योंकि ये सिक्योरिटी का मामला है। और ये मैं खुद कह सकता हूँ क्योंकि मैं 99 से ये देखता आ रहा हूँ। 99 के बाद 2006-7 में मैं उधर ही था, 99 में उधर ही था, और तब भी ऐसे ही हुआ जब कारगिल वॉर हुआ, उसी जगह पर हुआ जहाँ पे अब हुआ है 2022 में और 2021 में हुआ। तो ये जो चाइनीज का जो परसेप्शन है, और वो चाहते हैं, यही चाहते हैं कि भारत के ऊपर दबाव बनाए रखे। अभी नहीं, 1950 से ये चलता आ रहा है और ये नई बात नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि चीन ऐसा पड़ोसी निकलेगा, क्योंकि हमारा पड़ोसी तिब्बत था और तिब्बत के पड़ोस, इसीलिए तो 1950 में जो सरदार पटेल ने चिट्ठी लिखी थी, उस चिट्ठी से साफ जाहिर होता है कि चीन की क्या मंशा होगी, चीन क्या करेगा और चीन ने क्या करना है और हमने क्या करना चाहिए,
1950 नवंबर 1950 का लेटर है सरदार पटेल टू द देन प्राइम मिनिस्टर पंडित नेहरू। तो ये साफ जाहिर होता है कि अब ये इसके ऊपर सियासत नहीं करनी चाहिए। हाँ, चीन जो है जरूर इस तरह की हरकतें कर रहा है जो बिल्कुल खराब नहीं, लेकिन ये क्लेम किया जा रहा है कि चाइना ने आपका लैंड एक्वायर किया हुआ है, उसने लैंड ग्रैबिंग की है और मोदी सरकार जो है उसमें पूरे तरीके से नाकाम रही है उसे रोकने में। भारत का एक बड़ा भूखंड उसके पास है, ये क्लेम किया जा रहा है मोदी गवर्नमेंट की निगरानी में जो पॉलिटिकल एलिगेशंस है उनके तहत। देखिए अदिति जी, जो भी कहे जैसे भी सियासत करनी हो, मैं तो एक पॉलिटिकल आदमी हूँ, मुझे तो किसी से लेना देना नहीं है। मैं तो देख रहा हूँ, फौज में रहा 40 साल, तो मैं बता सकता हूँ कि मेरे वक्त क्या हुआ, मैं तो बता सकता हूँ अब क्या हो रहा है, क्यों चीन इस तरीके से कर रहा है, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। तो ये पहले से ये मैकमोहन लाइन के ऊपर है और मैकमोहन लाइन का जो परसेप्शन है, हमारे परसेप्शन और उनके परसेप्शन में अभी नहीं, 1914 से लेकर के आज तक वो परसेप्शन अलग अलग है और 1950 के बाद जो हुआ है वो आज तक मानने को तैयार नहीं है। इसलिए ये जो यांगसे है, खासकर जब सुंदरबंचू में जो हादसा हुआ 1986 में, उसके बाद हम लोगों ने इस पूरे इलाके को परमानेंटली पकड़ लिया। पेट्रोलिंग नहीं करते, हमने इसको, ये बड़ा सा प्लेटो है, 14,000 फुट के ऊपर ये प्लेटो है जहाँ पे हमारी सेना बैठती है और बैठी हुई है। इसलिए ये पहले से वो चाहते हैं, ये ग्रेजिंग ग्राउंड है, यानी कि यहाँ पे उनके जो पशु है, जो याक है, वो चरने के लिए आते हैं और वहां पे अमूमन जो गाँव में ये माना जाता है कि जो उनके इस गांव का जो याक है, जहां तक वो चरता है उनकी जमीन मानी जाती है। तो हमारे याक भी उसके भी आगे जाके चरते हैं, उनके भी याक आगे आके चरते हैं। तो यहाँ पर जो यांगसे जो पोस्ट है, वहां पे दीवार बना रखी है हम लोगों ने, पत्थरों की दीवार है और अमूमन वो आते थे, मेरे वक्त भी आए हैं, मैंने भी उनसे बातचीत की है। उस दीवार के उस पार हम उनको रखते थे, वही चाय पानी पिला करके उनको वहां से वापस भेज देते थे, बातचीत होती थी, उनको बताते थे। जल्दी से कमेंट यहाँ पे कलीमुल हफीज ये कह रहा है डिफेंस से जुड़ा हुआ मामला, मिलिट्री को हैंडल करने दीजिए, सियासी दलों को क्या फिक्र, या सियासी दलों को क्यों दखलंदाजी है, यहाँ पर राजनीति क्यों हो रही है? देखिए, ये एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ एक संसदीय प्रणाली है, सेना भी संसद के अधीन है। शर्म की बात यह है कि जो बात सरकार को देश को बतानी चाहिए वो मीडिया सरकार को और देश को बता रहा है। ये कितने अफसोस की बात है, यानी एक इतनी बड़ी घटना हो और उसको मीडिया लीक करे। ये सरकार की जो विश्वसनीयता है या सरकार की जो जिम्मेदारी है उस पर सवालिया निशान नहीं लगाता। क्या सन 62 की जंग जिसमें हमें नुकसान हुआ, तो क्या संसद में चर्चा नहीं हुई थी या देश को नहीं बताया गया था? या और अब तक जितनी भी सीमाओं पे जो घटनाएं हुई हैं उसका क्या सरकार ने देश को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया है? ये कौन सी नई चीज आ गई जो कोई ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है किसी एक पार्टी की? अरे ये देश का मामला है, देश की जनता को चाहिए कि आप पब्लिक नहीं करना चाहते तो आप संसद में चर्चा करिए, संसद में भी नहीं चर्चा करना चाहते तो आप डिफेंस मिनिस्टर का स्टेटमेंट कहाँ गया? मीटिंग बुलाइए, उसमें कर दीजिए कि इसको आउट नहीं करना है। एक सेकंड कलीमुल हफीज जी, मैं समझना चाह रही हूँ, आप लोगों के सवाल भी समझना चाह रही हूँ, सरकार का जवाब भी समझना चाह रही हूँ और देश इस वक्त कहाँ खड़ा है वो भी समझना चाह रही हूँ। एक सेकंड, हमारे साथ डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर। कैन यू हियर मी नाउ? एम आई ऑडिबल? Yes, I can hear you. I can hear you audible. नमस्कार सर, जय हिंद। नमस्कार, जय हिंद। मैं आपसे पहला सवाल ये चाइना को लेकर जो सियासत है और जो सवाल है उन पर आपका टेक चाह रही हूं। सबसे पहले देखिए, पहले दिन से ही मैं कह रहा हूं कि जब प्रधानमंत्री ने कहा कि कोई आया ही नहीं, जो बिल्कुल सरासर असत्य था। प्रधानमंत्री होते हुए उनको पता होना चाहिए था कि उस समय वो देपसांग में आकर हमारी ज़मीन की कब्जा कर ली। बाद में गलवान में हुआ, गलवान के बाद भी प्रधानमंत्री ने चाइना को आक्रामक एक देश इस प्रकार से उन्होंने इसको पुकारा नहीं, उनको खंडन नहीं किया, उनके साथ रिश्ते नहीं तोड़े। और तो मैं समझता हूँ कि हमारे सरकार जो है ये क्यों चाइना से इतना डरती है कि चाइना का इतना बड़ा आक्रमण हुआ, अब अरुणाचल में भी शुरू हो गया। तो कहीं ना कहीं तो हम यहाँ के जो एम्बेसडर है उसको तो घर भेजना चाहिए। और यह यहाँ इतना बड़ा व्यापार चल रही है, व्यापार भी
दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है, तो उस व्यापार को भी चाइना के साथ कट करना चाहिए। और कौन सी चीज़ चाइना दे रही है जो दूसरे जगह देशों से हम खरीद नहीं सकते, और चाइना भी हमसे ही डॉलर पर ही व्यापार करती है। तो ये कुल मिला करके मुझे लगता है कि कोई ऐसी एक मिस्ट्री है, एक रहस्य है कि प्रधानमंत्री चाइना को एक देश जिसने हमारे देश पर आक्रमण किया इसको कहने में तैयार नहीं है। अब ये छोटी छोटी बातों पर होती है कि हमने चीन को आने नहीं दिया। अरे चीन को भगाने की बात करो, आगे ने आने नहीं दिया, ये कौन सी बात है? डॉक्टर स्वामी, आपने एक शब्द यूज किया, आपने कहा कि डर। आपको क्यों लगता है कि सरकार डर रही है? आप जब ये कहते हैं कि सरकार डर रही है, आप किस आधार पर ये बात कहते हैं? क्योंकि सरकार ये कह रही है कि मिलिट्री ने जब भारतीय जमीन पर कब्जे की कोशिश की गई है चाइना द्वारा, हर बार उसे करारा जवाब दिया है। वो सत्य नहीं है, वो असत्य है। देपसांग में आज भी बैठे हैं, गलवान में जाकर वहाँ वो बैठ गए हैं। कैलाश की जो वो मैं हमारी जो पर्वत की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जो लद्दाख में जो कैलाश जो पहाड़ है उसको हमने दान कर दिया चाइना को। पहले हम बैठे थे, फिर छोड़कर चले गए, चाइना वहाँ आ गई। पैंगोंग लेक में अभी उन्होंने ब्रिज बना ली, तो ये कैसे कह सकते हैं कि वो आए ही नहीं, हमने धक्का दे दिया? कहाँ धक्का दिया? तो फिर ये कहा जाएगा स्वामी सर, जब आप जो बातें कह रहे हैं काफी बड़ी बातें हैं, काफी बड़े दावे हैं, बार बार ये सवाल उठेगा कि किसकी बात पे भरोसा किया जाए। आप इंडियन मिलिट्री की बात पे भरोसा करेंगे, आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात पे भरोसा करेंगे, या आप डॉक्टर स्वामी की बात पे भरोसा करेंगे? ये सवाल इस वक्त जो जनता सुन रही होगी उसके जहन में होगा। नहीं, मिलिट्री तो कोई बयान देते नहीं है, उनको जो बताया जाता है उसको वो बोलते हैं। उनको एक स्वाधीन अधिकार तो नहीं है बोलने के लिए। प्रधानमंत्री तो बोलते नहीं है, वो तो चाइना का नाम भी नहीं लेते हैं। और जब भी शी जिनपिंग मिलती है उसको उसके लिए भाग के जाकर उनके साथ हाथ मिलाने में आगे आ जाते हैं। यानी जिस व्यक्ति ने हमारे देश में धोखा देकर इतने 18 बार नरेंद्र मोदी से अलग से बात करके ये कर रहे हैं, तो उनसे बात भी नहीं करनी चाहिए, परंतु वो जाकर मिलते हैं और वो ठंडा खड़ा हुआ है, वो कुछ बोलता भी नहीं है, हंसता भी नहीं है। तो आप जब ये कहते, तो आप क्या चाहते हैं सरकार से? आप क्या चाहेंगे? आप इस वक्त आपको बीजेपी के स्पोक्सपर्सन भी हमारे साथ हैं, आपको सुन रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं आप सरकार से? नहीं, स्पोक्समैन तो पार्टी की बात जो सरकार बताती है, और पार्टी और सरकार में ज़्यादा फर्क नहीं है आजकल। तो वो जो उनको दायित्व है वो तो उनको पूरा करना चाहिए, मैं उनको दोष नहीं दे सकता। परंतु मैं स्वाधीन हूँ, मैं अभी किसी पार्टी के किसी नेशनल एग्जीक्यूटिव में किसी में मैं नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक चाराना का मेंबर हूँ। तो मुझे तो पूरा अधिकार है बोलने के लिए, और मैं तो इस जानकारी तो जानता हूँ। मैं मिनिस्टर 2 बार रहा हूँ, 6 बार पार्लियामेंट का मेंबर रहा हूँ। तो उससे मेरा दायित्व पब्लिक के साथ है, पब्लिक को मुझे सत्य बताना है, क्योंकि बाद में लोग कहेंगे तुम उस समय भी तुमने भी उनके साथ मिलकर के झूठ बोला। अच्छा, तो आप जब ये बताते हैं कि कैलाश हाइट्स में आप पीएलए के जवान बैठे हुए हैं, आप जब पेंगोंग सो को लेकर कहते हैं, तो दर्शकों की दिलचस्पी इस समय स्वामी सर ये जानने में होगी कि आपके पास ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये जो आप बातें कह रहे हैं, और आप एक क्रेडिबल वॉइस है इस देश में, उस इन्फॉर्मेशन का आधार क्या है? आधार है कि मैं यहाँ जो हमारे देश में दुखी लोग हैं उनसे बात करता हूँ, जो सरकार में हैं, जो मिलिट्री में हैं, वो सब मुझसे मेरे परिचय तो बहुत, मैं कितने सालों से राजनीति में हूँ, कितने पदों को मैंने इसमें दिया। डिफेंस का कमेटी का जो पार्लियामेंट के मैं मेंबर था, कितने साल मैं था, मैं तो सबको जानता हूँ और उनसे बात करता हूँ और करता हूँ। आज तक कोई एक भी बात मेरी गलत नहीं निकली है। जी जी,
कांग्रेस पार्टी कह रही है कि लाल आंखों पर चीनी चश्मा लगा लिया है प्रधानमंत्री ने, उस पर आप क्या कहेंगे? अब वो तो मैं इसमें, ये बहुत गंभीर मामला है, इसमें मैं व्यंग नहीं करूंगा। उनसे कहेंगे कि वो भी ना करें? वो तो मेरा अधिकार नहीं है उनका, वो लाल रंग में रहने चाहते हैं तो रह सकते हैं, मैं कैसा उनको कह सकता हूँ मत करो। नहीं, लेकिन जब चीनी चश्मे की बात की जाती है तो दूसरी तरफ से चीनी चंदे की बात कर दी जाती है। वो ठीक है, उनका जो कहना मैं अपनी बात कहता हूँ। चाइना ने हमारे ऊपर आक्रमण किया है, उनके एम्बेसडर को छुट्टी करके वापस भेज देना चाहिए। हमें, हमारे पास हथियार कम हैं तो अमेरिका से बात करनी चाहिए, अमेरिका देने के लिए तैयार है, ये भी मैं जानता हूँ। परंतु हम अब चाइना के साथ भी हैं, अमेरिका के भी साथ हैं, रशिया के भी साथ हैं, तो लोग सब कंफ्यूज हो जाते हैं। इसीलिए अमेरिका सिर्फ जवानी बात करती है, कुछ ठोस तो कुछ करती नहीं है। अच्छा स्वामी सर, एक कंपटीशन सा चल रहा है इस वक्त सरकार और विपक्ष के बीच। दोनों ये साबित करना चाहते हैं कि तुम्हारा चाइना से जो प्रेम है वो ज्यादा गहरा है। ये जो कंपटीशन है ये चाइना प्रेमी सिद्ध करने का एक दूसरे को, उस पर आप क्या कहेंगे? मैं तो कांग्रेस का विरोधी हूँ, और ख़ास तौर पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी का। उनका रिश्ता जो है पहले केजीबी के साथ था जब सोवियत यूनियन था, और उसके बाद साल 2004 में चाइना से इनकी रिश्ता बनी। और इसमें मैं क्यों जाऊं, वो तो पावर में नहीं है, मैं तो सत्तारूढ़ दल में हूं, और मैं अपने पार्टी को कह सकता हूं भाई हमारी पार्टी की बदनाम हो जाएगी यदि कल पता लग जाएगा कि हम चुपचाप रहे और चाइना जहां मर्जी की उनको, जहां मर्जी थी उनको वहां पहुंच गए। थैंक यू सो मच डॉक्टर स्वामी, आपने जी न्यूज के लिए वक्त निकाला है, बहुत बहुत शुक्रिया सर। और हमारे साथ अब स्टूडियो में प्रेम शुक्ला जी हैं, बहुत ध्यान से एक शब्द सुन रहे थे डॉक्टर स्वामी का। प्रेम शुक्ला जी, उन्होंने जो सवाल उठाया आपका जवाब सर, आप ही की पार्टी के सीनियर लीडर हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि मैं प्रवक्ता को जानता हूं, उनके लिए जो लिमिटेशंस है वो भी जानता समझता हूं, लेकिन कुछ कंसर्न्स हैं जो मैं उठा रहा हूं। देखिए डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी है, उनका सम्मान है, उन्होंने अपनी बातें रखी, लेकिन मुझे तो रक्षा मंत्री की बातों पर ज़्यादा विश्वास करना है, क्योंकि रक्षा मंत्री जी ने जो संसद में कहा है वह निश्चित तौर पर संप्रभु भारत का पक्ष है। जहाँ तक डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी की बात है, अभी वो कह रहे हैं कि श्रीमती सोनिया गांधी केजीबी की एजेंट है। उन्होंने कुछ दिन पहले कहा कि श्रीमती सोनिया गांधी जो है वो आर्ट एंटिक्स की स्मगलर हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने कहा कि वो राजीव गांधी की हत्या में एलटीटी को फंडिंग करती थी। तो सुब्रमण्यम स्वामी कई बार ऐसे आरोप लगाते हैं जिनके प्रमाण नहीं होते। तो जिन चीज़ों का प्रमाण होगा, भारत निश्चित तौर पर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में 1 इंच भूमि भी चीन भारत का कब्जा नहीं कर सकता। नरेंद्र मोदी जी की राजनयिक शक्ति पर हमें पूरा भरोसा है, उनके कौशल पर भरोसा है, और भारत की सेना के शौर्य पर हमें पूरा विश्वास है। अभय दुबे जी ये कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर के कार्यकाल में 1 इंच जमीन पर भी कब्जा नहीं हुआ है। अदिति जी, मैंने प्रारंभ भी वहीं से किया था कि कई सारे प्रमाण स्वयं सरकार ने दिए। सबसे पहला मिनिस्ट्री ने, एमईए ने ये जो स्टेटमेंट जारी किया उसमें कहा यूनिलेटरली स्टेटस को चेंज किया। इसका मतलब ये हुआ कि चीन भारत के एलएसी के हमारे हिस्से में घुस गया। उसके बाद जो एमईए ने चाइना के एमईए से बात की, उसका कन्वर्सेशन अभी है, उसमें भी यही पक्ष रखा गया। लेकिन प्रधानमंत्री जी आए और उन्होंने कहा कि ना कोई आया है ना घुसा है। तो फिर मेरे भारतीय जनता पार्टी के साथी मित्र बताएं कि डिफेंस मिनिस्ट्री से प्रधानमंत्री जी ने यह दस्तावेज क्यों हटवा दिया जो 6 अगस्त को डला था। उसका टाइटल है चाइनीज एग्रेशन ऑन एलएसी। उसमें वो कह रहे हैं कि गोगरा नाला, गोगरा पोस्ट, नॉर्थ बैंक ऑफ पेगोंग सो, वो सारे चिन्हित करके बताया कि कहां पर चीन की सेना घुसी है। जो रक्षा मंत्री जी ने बयान दिया फरवरी 21 में, हम भरोसा कर रहे थे उन पर कि चलिए डिसएंगेजमेंट होगा, लेकिन क्या हुआ है जानते? वहां पर यह हुआ कि जहां हम धन सिंह थापा पोस्ट फिंगर 3 पर थे और 8 तक पेट्रोलिंग करते थे, क्योंकि हम ये मानते हैं कि फिंगर 8 तक एलएसी हमारे हिस्से में है, वहां नया बफर जोन बना दिया। जो कॉन्सेक्स स्टैंजी है
वहां के डिप्टी मिनिस्टर का पद उनको हासिल है, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जो हॉट स्प्रिंग गोगरा पोस्ट हमारी जो पेट्रोलिंग पॉइंट 14, 15, 16 है, वहां पर 16 की 50 साल से हमारी परमानेंट पोस्ट थी, वो 50 किलोमीटर का हिस्सा इन्होंने बफर जोन बना दिया, जिसका जिक्र सुब्रमण्यम स्वामी कर रहे थे। वो डेप्सांग का प्लेन जहां वाई जंक्शन है, पेट्रोलिंग पॉइंट 10, 11, 12, 12A और 13, वहां पर चीन 18 किलोमीटर अंदर आकर आज भी बैठा हुआ है। जब हम जवाब लीजिए प्रेम शुक्ला जी, आप जवाब दीजिए। और जो विश्व की इनके दावे आपके सामने हैं, आपका जवाब। हमारी सबसे ऊंची एयर स्ट्रिप है, एक मिनट, दौलत बेग ओल्डी की सबसे ऊंची पोस्ट है, वो सबसे ऊंची जो पोस्ट है वो अब उनके रेंज में आ गई है। अरुणाचल प्रदेश में तापिर गांव, वो सदन में कई बार कह चुके कि 40 किलोमीटर तक चीन की सेना हमारी सीमा में घुस रही है। जवाब लीजिए, जवाब लीजिए सर, प्लीज। मैं चाहती हूं टू द पॉइंट डिबेट हो, टू द पॉइंट डिबेट हो। आप जवाब लीजिए प्रेम शुक्ला जी, आप ही को जवाब देना। चुप हो तो मैं शुरू करूं जवाब, या हम एक दूसरे पर बोले? अगर आप कहें तो मैं बोलना शुरू करता हूं। जवाब आपका सर। जी देखिए, पहली बात कि पेट्रोलिंग पॉइंट्स का स्टेटस को चेंज करने की कोशिश चीन की तरफ से हुई थी। डिफेंस मिनिस्ट्री ने स्पष्ट किया, हमने उनको पीछे ढकेला और उसको चेंज नहीं होने दिया। पेट्रोलिंग पॉइंट जो है वो LAC पर है, न भारत का क्षेत्र है न चीन का क्षेत्र है, बहुत स्पष्ट है। दूसरी बात जो बार बार कहते हैं साहब, इनका संकट कैसा है कि 38,000 वर्ग किलोमीटर भूमि पंडित जवाहरलाल नेहरू के युग में गई हो तो गई, 2008 से में जो है 250 किलोमीटर चुमुर क्षेत्र में चीन घुसाया, और बारंबार ये बात हमारी तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उठाने के बाद भी 2014 तक कभी भी एक भी इस पर बयान ना तो रक्षा मंत्री का आया ना तत्कालीन प्रधानमंत्री का, और चुमुर क्षेत्र में वो 250 किलोमीटर चला गया, निश्चित तौर पर चला गया। इसी तरह जोरावर किला, वहां पर उन्होंने एक अपना ऑपरेशन पॉइंट बना लिया जो भारत के हिस्से में था, 2012 में बना लिया और कोई कार्रवाई नहीं की। ऊपर से जब संसद में मुद्दा उठाया गया तो तत्कालीन रक्षा मंत्री AK एंटनी ने कहा कि हम तो भाई सड़कों का निर्माण इसलिए नहीं करते ताकि चीन जो है इसे प्रोवोक ना हो, अब हम वहां सड़कें बना रहे हैं। 7,000 किलोमीटर सड़कों के निर्माण का कार्य चल रहा है, 61 जो है सड़क मार्ग बन चुके हैं, 1265 किलोमीटर की सड़क बन चुकी है, पुल बन रहे हैं। तो वहां पर हम जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं उसके कारण चीन निश्चित तौर पर पहली बार महसूस कर रहा है कि जो 1965 से लेकर 2014 तक जिस तरह से वो आंखें दिखाता था और आगे वो हमेशा जो है सलामी स्लाइसिंग करता था, अब उसको अवसर नहीं मिल रहा है। उसने डोकलाम में कोशिश की, हमारी सेना डट गई। उस समय श्रीमान राहुल गांधी चोरी चोरी चुपके सपरिवार चले गए, वो चीन के दूतावास से मिलने लगे। किस तरह से जो है वो कैलाश मानसरोवर यात्रा के समय चीन के अधिकारियों से गुप्त मीटिंग्स करते हैं, ये लोग जानते हैं। MOU उनका PLA के साथ क्या है, ये भी लोग जानते हैं। उनसे चंदा कैसे लेते हैं लोग, तो ये जो है अब ये प्रयास चल रहा है कि जिस तरह से हमने 38,000 वर्ग किलोमीटर पहली बार गवाया, 250 किलोमीटर दूसरी बार गवाया, हमने जो है जोरावर किला तीसरी बार गवाया, उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में भी चीन आगे बढ़ रहा है। इस तरह का एक दुष्प्रचार करो। और हम जिस तरह से कदर नीति अपनाए थे, वही जब हम आज चीन की घेराबंदी कूटनीतिक स्तर पर ऐसी की है कि नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान के अलावा तीसरा देश उसके साथ नहीं खड़ा। क्वाद हमने जो है जिस तरह से घेराबंदी उसकी की है, उससे चीन परेशान है और चीन के चंदे पर पलने वाले भी परेशान है। ठीक है, अब आप जवाब लीजिए। अभय दुबे जी ये कह रहे दुष्प्रचार किया जा रहा है क्योंकि आपने जमीन गंवा दी, इसलिए अब नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ दुष्प्रचार किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी द्वारा। सर आपके पास 30 सेकंड का वक्त है क्योंकि उसके बाद मुझे फ्लोर देना है फुनचुक स्तोपदान जी को, तो प्लीज 30 सेकंड में अपना काउंटर पूरा कर लीजिएगा। अदिति जी, ये दुष्प्रचार का प्रश्न ही नहीं है, ये देश की भूभागीय अखंडता, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का, भारत की अस्मिता का प्रश्न है। हम सरकार के साथ खड़े हैं, लेकिन क्या सरकार देश के साथ खड़ी है? प्रधानमंत्री जी ऐसा क्यों है, आप नवाज शरीफ से मिलकर आते हैं पठानकोट हो जाता है। अभी G20 में जिसका जिक्र कर रहे थे सुब्रमण्यम स्वामी साहब, बाली में प्रधानमंत्री जी दौड़कर खुद होकर मिलने गए, क्या मिला हमको उसके एवज में? अरुणाचल प्रदेश। आपको गंभीर 2 बातें मैं खुलासा करता हूं। पहली बार 10 लाख चीनी कैमरे भारत सरकार में बीते 8 साल में मंत्रालयों में लगे हैं। उनके सर्वर कहां हैं? पूछिए इनसे, क्या उनके सर्वर चीन में नहीं है? सारा इंफॉर्मेशन हमारी नहीं जा रही, यह बात सरकार के संज्ञान में लाई गई है। एक बड़े अखबार ने छापा कि 10,000 हिंदुस्तान के लोगों का, बड़े लोगों का, जिसमें राजनेता भी है, सुरक्षा से जुड़े लोगों का है, चाइनीज कंपनी उनकी जासूसी कर रही है।
तो ये जयशंकर प्रसाद जी ने आश्वस्ति दी थी 2020 में कि हम एक कमेटी फॉर्म कर रहे हैं और ये गंभीर मामला है, हम इसकी जांच करेंगे। क्या जांच रिपोर्ट आई? देश के सामने रखी आपने। $75 बिलियन का इंपोर्ट हो गया अकेले। पिछली बार तो ट्रेड डेफिसिट बढ़ा था, इस बार आप कल्पना कीजिए इस साल के अब आप 4 बातें रख रहे हैं सर। आप चाइनीज कंपनियों द्वारा स्नूपिंग, जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है उसको जुटाने की बात कर रहे हैं। आप जो इंडियन टेरिटरी है उस पर चाइनीज घुसपैठ की भी बात कर रहे हैं उसी में, और अभी आप उसमें व्यापार की भी बात कर रहे हैं। सर टू द पॉइंट, एक एक पॉइंट पर मैं बात करूंगी, लेकिन पहले मैं बात करना चाहती हूँ ये जो क्लेम्स एंड काउंटर क्लेम्स हैं, ये जो देश देख रहा है पिछले 3 दिन से, ये क्लेम्स काउंटर क्लेम्स के बीच भारत कहां खड़ा है? बीजेपी और कांग्रेस तो जहां खड़े हैं, लेकिन भारत कहां खड़ा है? फुनचुक स्तोपदान जी, भारत कहाँ खड़ा है? किस मामले में भारत खड़ा है? भारत अपने जगह पे खड़ा है, अपने सीमा को बचाव कर रहे हैं। लेकिन ये जो क्लेम्स एंड काउंटर क्लेम्स हैं, इनमें से किसके ये क्लेम्स एंड काउंटर क्लेम्स इंडिया के लिए, उसकी छवि के लिए कितने अच्छे हैं? नहीं, भारत का पूरा चाइना का नीति जो है वो रॉन्ग है। 1960 से रॉन्ग चल रहा है। आप बताइए, जिस तरह से चाइनीज घुस रहे हैं, उनको पूरा कॉन्फिडेंट है, पूरे हिमालय क्षेत्र में उनको कॉन्फिडेंट है, उनके लोग होंगे, लाखों लोग उन्होंने बेच दिया 1960 से लेके इस तरफ। हमारा एक भी इंसान उस तरफ नहीं है जो हमें इंफॉर्मेशन दे। तो किस कॉन्फिडेंस से आप अपने उसको सीमा को बचाओगे? आप उस तरफ आपका कोई इंफॉर्मेशन देने वाला है नहीं। आप डिजिटली स्पाइंग वो कह रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ ह्यूमन इंटेलिजेंस कह रहे हैं। लाखों लोग आ चुके हैं 1960 से लेके, चीनी नागरिक यहाँ बैठते हैं, हिमालय क्षेत्र में बैठते हैं, वो क्या आपको इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं क्या? ये तो एक गलत चीज है। आप उनके चुंगल में फंसते जा रहे हो, और अब फिर टीवी पे चिल्लाते हो कि हमारा जमीन चला गया, हमारा जमीन चला गया। पूरा नीति जो है 1960 से पंडित नेहरू के टाइम से रॉन्ग होते जा रहे हैं, और उसी को कौन ना रिव्यू करता है। बड़े मुश्किल से कश्मीर का रिव्यू किया, बाकी चीजों को रिव्यू करते नहीं हो, उसको अचार लगाते हो, और उससे क्या मिलेगा आपको? और जमीन जाएगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फुनचुक स्तोपदान ने कांग्रेस पार्टी और बीजेपी दोनों को यहाँ पर कटघरे में खड़ा किया। मैं एक सिर्फ कांग्रेस का बोला नहीं, मैंने नेहरू जी के जमाने से। सर तो 1960 के बाद से रिव्यू करने की जिम्मेदारी किसकी है सर? सरकारों की है कि किसकी है? भूखंड तो रिव्यू करता नहीं है सर, कोई करता नहीं है किसी। हाँ, तो कौन, किसकी जिम्मेदारी है सर? सरकारों की जिम्मेदारी होगी ना सर। सरकारों की है। हाँ, तो सरकारों की जिम्मेदारी होगी ना जो 60 के बाद से आई है सर। रिव्यू कीजिए ना, आपका पॉलिसी गलत है तो कहाँ गलत है? हाँ, तो सर तो फिर आप 1960 के बाद जितनी भी सरकारें रही सबसे सवाल पूछेंगे ना सर। चाइना नेबर के तौर पे तो कोई बदला नहीं। पूछिए, बिल्कुल, एग्जैक्टली, दैट वाज द पॉइंट आई एम रेजिंग। अब आप जवाब लीजिए, पहले आप मौजूदा सरकार से जवाब लीजिए, फिर उस पार्टी से जवाब लीजिएगा जिसकी 1960 के बाद सरकारें रही। पहले प्रेम शुक्ला जी, आपका जवाब। देखिए, हमने पॉलिसी उन्होंने जो सवाल खड़े किए प्रेम शुक्ला जी, उन्होंने एक तो इंटेलिजेंस को लेकर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा चाइना के पास इंफॉर्मेशन पहुंचना बहुत आसान है, लेकिन भारत के पास आप करते रहिए अलग अलग दावे, लेकिन भारत तक वो इंफॉर्मेशन कैसे पहुंचे बहुत मुश्किल है। बहुत क्लियरली उन्होंने कहा। और उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जो गलतियां की सर, आपकी सरकार ने भी उन्हें रिव्यू नहीं किया। उन्होंने ये बातें कही। आपका जवाब सर इस पर, उसके बाद अभय दुबे जी। निश्चित रिव्यू किया है, क्योंकि देखिए संसद में खड़े होकर डिफेंस मिनिस्टर AK एंटनी कहते थे कि हमको सीमा के पास इंफ्रास्ट्रक्चर न बनाना ही हमारी बेस्ट पॉलिसी है। हमने वहाँ 7000 किलोमीटर सड़कों का जाल खड़ा करना शुरू किया है, उसमें 1250 किलोमीटर की सड़कें बन चुकी हैं। 61 हम सड़कें बना रहे हैं सीमा पर, अलग अलग जगहों पर। तो हमने चेंज किया। डोकलाम में वो डटे, पहले वो सलामी स्लाइसिंग करते थे, जैसे वो चुमूर में बढ़ाए आगे, हम 250 किलोमीटर आगे बढ़ाए, हमने कुछ किया ही नहीं। लेकिन डोकलाम में जैसे वो आगे बढ़े, हमने उनकी आंखों में आंखें मिलाई और उनको रोक दिया, उनको पीछे हटना पड़ा। हमने गलवान में जो है उन्होंने दुस्साहस किया तो हमारे लोग वीरगति को प्राप्त हुए, लेकिन उनके 45 लोगों को मार गिराया। अभी उन्होंने तवांग में दुस्साहस किया तो हमारे सैनिकों ने उनको पीट कर पीछे हटने के लिए मजबूर किया। तो हमने पॉलिसी निश्चित तौर पर चेंज की है। हाँ, लेकिन अब उस पर जैसे अभी इंपोर्ट की लेकर भी जो बार बार बातें होती हैं, जैसे पहले हम टॉयज बहुत इंपोर्ट करते थे, आज हम टॉयज के एक्सपोर्टर बन गए, इंपोर्ट नहीं करते हैं। हम मोबाइल इंपोर्ट करते थे, हम आज उसके एक्सपोर्टर बन गए। तो हम मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्वयं को खड़ा कर रहे हैं। तो ऐसे में जो है, जैसे आप देखेंगी 2004 से 2014 के बीच में 13 गुना जो चीन के साथ व्यापार बढ़ा, और पिछले 8 वर्षों में 40% सिर्फ बढ़ा, 2 गुना भी नहीं हो पाया।
तो निश्चित तौर पर हम नियंत्रित कर रहे हैं, हमने पॉलिसी चेंज की है। लेकिन देखिए विदेश नीति जो है वो सातत्यपूर्ण नीति होती है, रातों रात सारी तब्दीली नहीं हो सकती, लेकिन जो आवश्यक रणनीतिक तब्दीलियां हैं वो हमने की है और करते रहेंगे। ठीक है, जवाब लीजिए। अबे दुबे जी, आपका जवाब। जो भी फुनचुक स्तोपदान ने सवाल उठाया, ये कह रहा है कि हमने रिव्यू किया, आपने जो गलतियां की थी उन्हें रिव्यू किया। इस पर मैं वापस लूंगी फुनचुक स्तोपदान जी का जवाब, लेकिन उससे पहले अबे दुबे जी। ठीक है सर, उसके बाद मैं आपको फ्लो दूंगी कलीमुल हफीज जी। सर मुझे 2 मिनट दे दीजिए। अबे दुबे जी पहले 40 सेकंड्स आप, उसके बाद कलीमुल हफीज। एक बुनियादी अंतर है जो पूर्व राजनयिक साहब ने बात कही। पहले की सरकारों में आजादी के बाद से 2014 और 2014 के बाद से अब तक, इसके पहले सरकारें स्वीकार कर लिया करती थी। 62 का जो जिक्र किया है तो वहां तत्कालीन प्रधानमंत्री ने यह नहीं कहा था कि ना कोई आया है ना घुसा है, दृढ़ता से लड़े। जीत हार एक अलग वाकया है, लेकिन भारत की सेना और राजनीतिक दल इच्छा शक्ति से लड़े। उस समय 36 वर्ष का नौजवान भारतीय जनता पार्टी के जो शिखर पुरुष हुए अटल बिहारी वाजपेयी जी, चलते युद्ध में उन्होंने कहा कि हमको डिबेट करनी चाहिए इस पर। पंडित नेहरू ने स्वीकार किया। उस समय अभिषेक मनु संघवी के पिताजी भी सांसद हुआ करते थे, उन्होंने कहा इसको कॉन्फिडेंशियल रखिए, तो पंडित नेहरू ने कहा नहीं, ये देश हित का प्रश्न है, हम सकारात्मक बहस करें और हमको हो सकता है कि कुछ दिशा सरकार को मिले। तो जब हम सरकार को इस तरीके से दिशा देना चाहते हैं तो वो क्यों इसको स्वीकार नहीं करना चाहती? हमारे पास उदाहरण है नाथुला और चोला का। 1967 में हमने 340 सैनिक मारे चाइना के। 1965 के पाकिस्तान के युद्ध में चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा था, लेकिन 71 के युद्ध में उसकी हिम्मत नहीं हुई क्योंकि वो मात खा चुका था। तो वो भय से प्रीत करने वाले हैं, यही हम सरकार को बताना चाहते हैं। हम आग्रह करते हैं सरकार से कि सरकार स्वीकारना तो कम से कम प्रारंभ करे। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन कॉमर्स की रिपोर्ट पढ़नी चाहिए सरकार को खुद की। वो कह रहे हैं कि पूरा एमएसएमई चीन के कारण तबाह हो गया। जवाब ले लीजिए, पहले जवाब लीजिए। आपने खिलौने के व्यापार में, साइकिल के व्यापार में, सब व्यापार में आपने, और गंभीर आरोप उसमें है। ठीक है, जवाब लीजिए। आप बीजेपी से जवाब ले लीजिए पहले आप, फिर मैं फुनचुक स्तोपदान जी को वापस ये मंच दूंगी। पहले आप जवाब लीजिए। कैसे दिग्भ्रमित करते सोचे। 1967 में नाथुला में सगत सिंह ने तोपे खोलकर चीनियों को मारा, 300 से अधिक लोग मारे गए। उनको पनिश किया इंदिरा गांधी की सरकार ने, उनको ट्रांसफर कर दिया क्योंकि इंदिरा गांधी की सरकार मना कर रही थी। हमारे 60 सैनिकों के मारे जाने के बाद भी तोपे खोलना चीन के खिलाफ यह मना किया गया केंद्र सरकार द्वारा। और ये चूंकि सगत सिंह ने नहीं माने, जनरल सगत सिंह ने 300 सैनिकों को मार गिराया तो उनको ट्रांसफर कर दिया, उनको पुरस्कृत नहीं किया। उनको पुरस्कृत किया जाना चाहिए था। जवाब दे रहे अभय दुबे जी। मनगढ़ंत नहीं सत्य है, थ्योरी प्रस्तुत, मैं इसका प्रमाण देने के लिए तैयार हूं। व्हाट्सएप ज्ञान प्रस्तुत सगत सिंह को ट्रांसफर किया गया, मैं प्रमाण देने में आज प्रामाणिक, अरे क्या झूठ बोलना बंद कीजिए। ये बताइए जो मैंने कहा है, ये रक्षा विशेषज्ञों से पूछ लीजिए। डेप्सोंग प्लेन तक 2013 में भी एक बार चीन आया था, वापिस जाना पड़ा उसको। नहीं, अभी आप लोग 67 पर डिबेट करते थे, 67 पर बात कर लीजिए। पहले 67 निपटा लीजिए, उसके बाद मैं 67 पर जवाब ले लेती हूँ। जनरल कुलकर्णी, आपने यहाँ पर 2 दावे सुने हैं। अदिति जी, जो भी मैंने सुना और मैंने जिससे कहा, मैं बिल्कुल करूँ, मैं वही बताऊँ देखा है। पर एक कैलाश बेंच के ऊपर चाइना नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है। अगर कोई ये आज भी कहता है, क्योंकि स्वामी साहब ने खुद किताब लिखी है, उन्हें ज्यादा मालूम है, पर मैं आपको बता सकता हूँ क्योंकि मैं वहां रहा हूँ। कैलाश रेंज के ऊपर चाइना नहीं है। कैलाश रेंज के ऊपर हम ही लोग जाते हैं और हम ही लोग वापस आते हैं, चाहे वो रजांगला हो, चाहे हेलमेट टॉप हो, या फिर बाकी फीचर्स उधर के हो। नंबर 1। नंबर 2, जो वो बात कर रहे हैं पेंगांग त्सो लेक के ऊपर ब्रिज बना है, वो ब्रिज जो है वो उनके इलाके में है। जो परसेप्शन है, ये मैं कहूँगा पूरा ही अक्साई चीन का रहेगा। और जब हम बात करते हैं अक्साई चीन को लेकर के परसेप्शन में, चाहे हम जॉनसन लाइन को मानते हैं, वो मैकार्थी मैकडोनल्ड लाइन को मानते हैं 1959 क्लेम लाइन को मानते हैं, इसको लेकर के जो चर्चा हो रही है उसके ऊपर है, ये गलत है। नंबर 3, जो बात करते हैं मैकमोहन लाइन जो ईस्ट वाली है वो अलग है, और ये जो ईस्टर्न लद्दाख वाला मामला है वो अलग है। जहां तक कि देप्सांग के सवाल है, 2013 से लेकर के लगातार उस इलाके में कार्रवाई हो रही है, इस पे कोई शक नहीं। वो पेट्रोलिंग करने नहीं देते, ये है।
ये कहना और बार बार जो जैसे लोग कहते हैं कोई आया नहीं कोई गया नहीं, आने वाली जो बात है वो 1950 से लेकर के जो आया है वो तकरीबन 40,000 स्क्वायर किलोमीटर हमने इलाका गंवा दिया है। अब चीन की नजर है तकरीबन 90,000 स्क्वायर किलोमीटर जो है अरुणाचल प्रदेश, जिसको वो साउथ तिब्बत कहता है, जहाँ पे हम लोगों ने डट के बैठे हुए। वहाँ पे 86-87 में सुंदरमचू में जहाँ हादसा हुआ, उसके बाद हादसे में आज हो रहा है यांगसे का जो इलाका है वो उस वक्त का है। और ठीक है सर, क्योंकि बार बार इतिहास तक ये डिबेट पहुंच जाती है और हम ये देखते हैं कि सिलेक्टिव बातें जो है वो सामने रखी जाती है। चलिए से फुनचुक स्तोपदान जी, पहले आपका कमेंट, उसके बाद कलीमुल हफीज जी। पहले फुनचुक स्तोपदान जी। देखिए, सड़क बनाना, एयरपोर्ट बनाना, ये चीन का नीति के तहत के अंदर नहीं है। अगर चीन नहीं होता तो क्या अपने एरिया में आप सड़क नहीं बनाएंगे क्या? ये चीनी नीति नहीं होता है। चीन के नीति का मतलब है आप क्या प्राप्त करना चाहते हो बॉर्डर पे। वो तो पूरे हिमालय को लेना चाहता है, अरुणाचल से लद्दाख तक। उनके काफी क्षेत्र उन्होंने आइडेंटिफाई किया हुआ है। लद्दाख उनको चाहिए, सिक्किम उनको चाहिए, भूटान उनको चाहिए, अरुणाचल उनको चाहिए। वो धीरे धीरे वो करके लेना चाहता है। आपका क्या एजेंडा है? आपका चाइना पॉलिसी का क्या एजेंडा है? वो तो कोई क्लियरिफिकेशन नहीं है। मैंने सड़क बनाया, मैंने पुल बनाया, मैंने तोप छोड़ दिया। ये चीनी पॉलिसी नहीं होता है। ये पॉलिसी का मतलब आपका आउटलुक क्या है चाइना के ऊपर? आप उसको नेबर मानते हो या आप तिब्बत को नेबर मानते हो? क्या पॉलिसी है? पॉलिसी तो क्लियरिटी है नहीं है। सड़क जब बना रहे हैं, जब बॉर्डर को डिफेंड कर रहे हैं, एलएसी कहते रहते हैं, उससे आप क्या प्राप्त? आपका कोई एजेंडा तो है नहीं। सिर्फ वहां आके बैठे रहना, फौजी को लगा के। फौजी तो रखेंगे क्योंकि हमारे पास मैन पावर है, लेकिन उससे क्या प्राप्त करना चाहते हो? तो यही एक प्रॉब्लम है, मेंटल प्रॉब्लम है, एक तरह का पॉलिसी प्रॉब्लम है, जो कि बॉर्डर को डिफेंड करने से नहीं होगा। उसके लिए डीप थिंकिंग करना पड़ेगा। क्या आप दोस्ती बनाना चाहते हो या हमेशा दुश्मनी रखना चाहते हो? उस पर कोई पॉलिटिशियन कोई थिंकिंग करता नहीं है। मैंने वो बनाया, मैंने उसने ये बनाया। वो तो लेकिन मैं लद्दाख से आया हूं। अगर चीन नहीं होता था कि मेरे लिए क्या सड़क नहीं बनाते? मैं भी वहां का नागरिक हूं, मुझे सड़क चाहिए, मुझे एयरपोर्ट चाहिए। तो इन चीजों का प्रॉब्लम है। तो बड़ा कंफ्यूजन है इस कंट्री में। देखिए, दो बातें। एक तो पहले पॉलिसी थी कि वहां सड़क बनाना ही नहीं है, और ये रक्षा मंत्री AK एंटनी संसद में कह रहे थे। दूसरी बात जो उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया कि हम तिब्बत को अपना पड़ोसी माने या चीन को माने, तो ये सरदार पटेल से लेकर सारे लोग, राम मनोहर लोहिया, सरदार पटेल, सब पंडित नेहरू से आग्रह कर रहे थे। और यूके और अमेरिका उस समय कह रहा था कि आपका पड़ोसी है, आप तिब्बत के समर्थन में खड़े हों। तब नेहरू जी ने तिब्बत को जो है चीन का अंदरूनी अंग माना, और उसी कारण आज साउथ तिब्बत कहकर अरुणाचल पर जो है वो चीन बारंबार दावा करता है। तो आपने 50 से लेकर 2014 तक एक आपने माना कि तिब्बत जो है वो चीन का अंदरूनी हिस्सा है। अब आप 2014 में अचानक ये तो नहीं कह सकते ना कि नहीं तिब्बत उनका अंदरूनी अंग नहीं है, वो तिब्बत अलग देश है। हमने जब दलाई लामा को यहाँ मान्यता दी तो निश्चित तौर पर हम, और दलाई लामा अरुणाचल प्रदेश नहीं जाने पा रहे थे कांग्रेस के कार्यकाल में, आप जान रहे हैं। लेकिन आदरणीय मोदी जी ने अरुणाचल में दलाई लामा गए और चीन ने विरोध किया, तो उस विरोध को बिल्कुल हमने जो है नकार दिया, उसको हमने गंभीरता से नहीं लिया। हमने क्वाड जैसा जब संगठन ज्वाइन किया तो हम निश्चित तौर पर साउथ पैसिफिक सी में भी चीन की जो घेराबंदी करने वाले देश हैं उनके साथ हम जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका के साथ जब हम क्वाड बनाते हैं तो हम विदेश नीति में हम निश्चित तौर पर पैराडाइम शिफ्ट करते हैं, तो हम परिवर्तन कर रहे हैं। हाँ, लेकिन जितना परिवर्तन की आवश्यकता है, संभव है कि आपकी अपेक्षाएं और बेहतर हों। ठीक है, अब जल्दी से एक कमेंट यहां पर कलीमुल हफीज का। देखिए, मेरे जो कौमी सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो पिछले काफी दिनों से जो बात कह रहे हैं कि हमारी सेना सक्षम है लेकिन ये लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप वीक है, हमारे प्रधानमंत्री वीक है, आखिर चीन का नाम लेने से क्यों डरते हैं? आज उसको प्रूव कर दिया बीजेपी के ही एक सांसद सुब्रमण्यम स्वामी साहब ने, जो अपनी हकीकत बोलने के लिए जाने जाते हैं। और आज आपकी पूरी डिबेट में बिल्कुल क्लैरिटी कर दी, ब्लैक एंड व्हाइट। अब चाहे बीजेपी कुछ भी कहे, अब सवाल यह है आज की भी इंटरनेशनल मीडिया और हमारा नेशनल मीडिया दोनों में, खासतौर से जो चीन के अपोज में है, यानी कि ब्रिटेन का अखबार लिखता है कि अरुणाचल में इस तरह की घटनाएं होना आम हो गई है, महीने में 2 से 3 हो रही हैं, और ये बाकायदा भारत सरकार की ये पॉलिसी बन गई है कि इसको हम पब्लिक डोमेन में न लाएं कि पैनिक हो जाएगा।
अरे भाई पब्लिक डोमेन में से डरते क्यों? ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इसमें तो पब्लिक डोमेन में आने दीजिए, तभी तो पब्लिक आपके साथ खड़ी होगी, विपक्ष आपके साथ खड़ा होगा, आपकी ताकत बनेगी। लेकिन ये सरकार डरकर भाग रही है, न चर्चा करना चाहती है, न इन्फॉर्मेशन देना चाहती है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। अब मेरा सवाल है आपसे, आपको दिक्कत इस बात से है कि बाहर के मीडिया में ये बात हो रही है, या आपको दिक्कत इस आशंका से है कि अगर हकीकत में ऐसा हो रहा है इंडियन टेरिटरी में, तो एक इंडियन के नाते, क्योंकि आपने अभी जिस अंदाज में बात की उसमें ऐसा लगा अरे वो ऐसे लिख रहा है, ये ऐसे लिख रहा है, ये ऐसे लिख रहा है, तो सर आप सबके एक्सेप्टेंस को अगर दुनिया की एक्सेप्टेंस से आपको अपनी फॉरेन पॉलिसी या अपनी नेशनल सिक्योरिटी तय करनी है, तब तो सर बहुत दिक्कत की बात है। आप सुनिए जवाब। आप देखिए, मेरे एम्स का सर्वर हैक हो गया, पूरा स्वास्थ्य मंत्रालय का चीनी कंपनी ने हैक कर लिया। अभी 10 लाख कैमरों की जो सर्वर चाइना में, वो बात आई, हमारे एक फेलो पैनलिस्ट ने कहा। तीसरी बात, जो डोकलाम जिसको 73 दिन का जो हमारा उनके साथ तनाजा चला, लेकिन उन्होंने वो पीछे नहीं ढकेले, उन्होंने पुल बना के अब वो हमारे वहां तक नॉर्थ ईस्ट कॉरिडोर तक नजर रख सकते हैं। चौथी बात, ना वो लद्दाख से गए हैं और ना वो यहां से गए। और आखिरी बात ये जो हमारा अपना नेशनल मीडिया दिखा रहा है, मैंने इंटरनेशनल के साथ नेशनल भी कहा, आज भी चाइना वहां युद्ध अभ्यास कर रहा है, इस वक्त चल रहा है युद्ध अभ्यास चाइना का। आप हैं कहां? नहीं, आप देश को डार्क में रखकर या आधा सच बताकर आप इससे हासिल क्या करना चाहते हैं? आपसे मतलब क्या है आपका? मेरा मतलब यह है, आपसे मुराद सरकार से है, आपसे मुराद वो मीडिया जो सरकार को कवर दे रहा है उससे अभ्यास कर रहा है। आपको इंडियन एयरफोर्स की किसी एक्सरसाइज के बारे में जानकारी है सर? जी हाँ, जानकारी है मुझे। और ये मैं सरकार के लिहाज से बात नहीं कर रही हूँ, ये मुझे मैं सरकार के लिहाज से बात नहीं कर रही हूँ, ये बात मैं आर्म्ड फोर्सेस के लिहाज से बात कर रही हूँ सर। मैं मैडम एक बता रहा हूं आपको कि जो चाइना जो युद्धाभ्यास कर रहा है वो परसों 9 दिसंबर की घटना के वजह से नहीं कर रहा है, उसकी तैयारी पहले आप से। ये कह रहे हैं कि इंडिया ने इसलिए किया है क्योंकि ये हो गया है? आप ये कहना चाह रहे हैं कि भारत ने डर की वजह से ये अभ्यास किया, आप ये कह रहे हैं? नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भारत जो काम कर रहा है वो अपने देश को, अपनी संसदीय व्यवस्था को, विपक्ष को कॉन्फिडेंस में ले। हमारी सेना मजबूत है, हम मजबूत हैं। अरे पॉलिटिकल लीडरशिप ठीक है, क्यों डर रहे प्रधानमंत्री? फिर आप ये कहते हैं वो चाइना वहां बैठ के अभ्यास कर रहा है, हम क्या कर रहे हैं? अरे सर आप लोग सियासत कीजिए ना, किसने रोका आपको सियासत में? हम ये कर रहे हैं, ये भी कहते हैं। नहीं सर, ये बहुत ही कंफ्यूजन की स्थिति क्रिएट करते हैं आप, ये बहुत कंफ्यूजन की स्थिति क्रिएट करते हैं। और इस पे मैं जवाब, अब आप इसमें पहले तो लीजिए प्रेम शुक्ला से जवाब। प्रेम शुक्ला जी, पहले इस पर आपको जवाब देना है सर, इस पर आपको जवाब देना, उसके बाद मैं जनरल कुलकर्णी से जरा 1 मिनट बात करूंगी। पहले आप जवाब दे दीजिए। ये लीडरशिप है आपकी। अब हो गया कलीमुल जी, जरा शांति से सुन लीजिए। अब चीन अपनी सीमा में युद्धाभ्यास करे ना करे ये उसका अधिकार है, हम भी अपनी सीमा पर युद्धाभ्यास करने के लिए मुक्त और युद्धाभ्यास करते रहते हैं। हमारी सेना अपनी पॉइंट्स पर डटी, और जैसा सुब्रमण्यम स्वामी जी ने क्लेम किया कि कैलाश रेंज पर चीन की सेना आ गई, अभी संजय कुलकर्णी जी ने बताया और ये भारत सरकार भी कहती रही है कि कैलाश रेंज पर आज भी पेट्रोलिंग हमारे लोग करते हैं, चीन वहां नहीं आया है। लेकिन अब कुछ लोग अगर दुष्प्रचार करना चाहते हैं या दुष्प्रचार का, चीनी दुष्प्रचार का शिकार होना चाहते हैं, तो ये उनका अपना स्वतंत्र हो सकते हैं वो। लेकिन भारत अपनी संप्रभुता से, अपनी भौमिक संप्रभुता से इंच मात्र भी समझौता नहीं करेगा। यह भारत की संसद में खड़े होकर माननीय रक्षा मंत्री जी ने स्पष्ट तौर पर कहा है, और पूरी दुनिया में हमारा स्टैंड क्लियर है। ठीक है, ये आप कह रहे हैं। अभय जी, एक आरोप जो आप पर लगता है कि हमेशा आधी बात आपकी पार्टी जो है वो पेश करती है, खासतौर पर जब मामला जुड़ा हो विदेश नीति से या मामला जुड़ा हो देश की इमेज से। आपकी यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष का अभी कल परसों का ट्वीट हम दिखाना चाहते हैं, जरा वो ट्वीट दिखाइए सर। वही उन्होंने बताया जो एक पॉलिटिकल पार्टी को सूट करता है सर, ठीक है, सरकार के खिलाफ नैरेटिव सेट करना है। उन्होंने 2014 की मोदी जिनपिंग की तस्वीर उन्होंने ट्वीट की, सामने डोकलाम का जिक्र किया, और फिर उसमें यह नहीं लिखा कि डोकलाम में 75 दिन बाद क्या हुआ, किसे पीछे हटना पड़ा। इसी तरह उन्होंने, अभी आप मल्लिकार्जुन खड़गे का ट्वीट देख रहे हैं, मैं दूसरे ट्वीट की बात कर रही हूं, उन्होंने प्रधानमंत्री की एक और फोटो ट्वीट की और फिर उसके बाद गलवान का जिक्र किया उन्होंने, और फिर यह नहीं बताया कि भारतीय सैनिकों ने जहां शहादत दी, 20 भारतीय सैनिकों ने, चाइना के कितने जवानों को भारतीय फोर्सेस ने मार गिराया, यह नहीं बताया सर।
अब 2022 की बात कीजिए, तवांग की बात कीजिए आप। सर, भारतीय जवान जख्मी हुए, लेकिन चाइना के जवान भी तो जख्मी हुए। हमारे सैनिकों ने उन्हें जवाब दिया ना, पीछे खदेड़ा ना। अदिति जी, अब आपके आखिरी प्रश्न से मैं प्रारंभ करता हूं। देश के रक्षा मंत्री जी ने हमें जो बताया, हम उस पर भरोसा करते हैं, मगर भारतीय जनता पार्टी के जो अरुणाचल प्रदेश के सांसद है तापिर गाओ, उन्होंने एक विदेशी मीडिया को जो इंटरव्यू दिया है रिकॉर्डेड, उसमें बताया है कि भारत के 20 जवान जख्मी, बेहद जख्मी हुए, जिसमें से 6 बहुत बहुत गंभीर रूप से घायल हैं। सरकार को चाहिए कि उनका कम से कम मेडिकल बुलेटिन जारी कर दे। छोड़िए, हम ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट्स की बात करते। देखिए, नीतिगत विषय पर कहां मोदी सरकार देश को छुपाकर अपनी छवि को बढ़ाना चाहती है। अभी सीबीएम 10 किलोमीटर्स की एयर स्पेस का वायलेशन लगातार चाइना ने कहा, वो रिपोर्ट हुआ। क्यों पेंटागन को, अमेरिकी कांग्रेस को रिपोर्ट दिखानी पड़ती है कि अरुणाचल प्रदेश में पूरा गांव चीन ने बसा लिया है, तब हमको पता पड़ता है। क्यों सरकार रिएक्ट नहीं करती जब वो भूटान से थी? ये डोकलाम का जिक्र कर रहे हैं, जो मैंने बताया कि डोकलाम में चीन ने परमानेंट मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया, ये चुपचाप स्वीकार लिया इन्होंने। 3 स्टेप एग्रीमेंट उन्होंने किया भूटान से। भारत की सरकार से पूछा तो उन्होंने कहा हम निगाह लगाए हुए हैं। ट्रांस हिमालयन प्रोजेक्ट उन्होंने नेपाल के साथ साइन कर लिया। जो पाकिस्तान के साथ वो इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है। भारत के पाकिस्तान ने जो कब्जा रखा है कश्मीर का हिस्सा, उस पर 2017 से कंस्ट्रक्शन चल रहा है। और जो कश्मीर में वेपन मिल रहे हैं आतंकवादियों के पास, वो वही वेपन है जो वहां पर उस बॉर्डर पर यूज चीनी सेना द्वारा किए जा रहे हैं। ये सवाल खड़े नहीं करने पड़ेंगे देश को? मुरली मनोहर जोशी जी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एस्टीमेट कहते हैं कि 1962 के बाद सबसे बुरी स्थिति रक्षा के बजट की मोदी सरकार ने कर दी। खंडूरी साहब पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस, इनके वो कहते हैं कि साहब विंटेज कैटेगरी में भारत के वेपन्स को मोदी सरकार ने पहुंचा दिया। तो ये क्या करते हैं? दोनों को कमेटी से बाहर कर देते हैं। अरे जो रास्ता दिखाता है उस रास्ते पर चलिए। अगर प्रतिपक्ष हो, आपके नेता हो, हम सरकार का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम सरकार के खिलाफ उनकी छवि खराब नहीं कर रहे हैं। हम चाहते हैं सरकार में असर पैदा हो। जो प्रधानमंत्री जी 14 के समय कहते थे लाल आंखें दिखाऊंगा, दिखाइए प्रधानमंत्री जी, मत डरिए, हम सब तैयार है दृढ़ता से लड़ने को, शहादत देने को। लेकिन ना कोई आया है ना घुसा है। ये बयान इनकी पूरी चीन की नीति को परिलक्षित करता है, जो हिंदुस्तान के लिए बेहद घातक है। आखिरी बात कैलाश रेंज की करना चाहता हूं। 29-30 अगस्त की दरमियानी रात में आपने जब 6-7वें दौर की कमांडर लेवल की चर्चा चीन से हो रही थी, तब कैलाश रेंज खाली कर दी हमने। ये कहा कि डिसंगेजमेंट होगा, और वो सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक भूल थी हमारी। हमने जो कैलाश रेंजेस को अचीव किया था, उस पर बरकरार रहना था ताकि हमारा डोमिनेशन रहता। आज जो इतने बड़े बड़े बफर जोन बना दिए चीन को, हमने अपनी एलएसी के हमारे हिस्से सौंप दिए, उससे हम बच सकते थे। अदिति जी, ठीक है, जवाब लीजिए प्रेम शुक्ला जी, जवाब दीजिए। और ये कह रहे हैं जिसे आप दुष्प्रचार, सरकार के खिलाफ, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये कह रहे हैं जिसे आप दुष्प्रचार बताते हैं, वो तो इनकी कोशिश है कि आप पर कुछ असर पड़े। देखिए, हम पर असर है। हम कोई जोरावर किले पे कब्जा कर लें और चुपचाप बैठ जाएं डॉक्टर मनमोहन सिंह की तरह, और जब हु जिनताओ चीन के प्रेसिडेंट आए तो उनको वेलकम करने के लिए एयरपोर्ट दौड़े हुए जाएं और लाल गलीचा बिछा दें, ऐसा नहीं करते हैं। हमारे सैनिक जो हैं, वो जिस तरह से आपने वायरल वीडियो देखा है, जिस तरह से चीनी सैनिकों को पीट रहे हैं, वो प्रधानमंत्री की लाल आंखों की नीतियों के कारण ही संभव है। अगर गलवान में हमारे बलवान, और अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की मीडिया बता रही है उनके 45 लोगों को मार गिराते हैं, तो ये निश्चित तौर पर हमारी स्पष्ट नीति है। जब आप जो है सगत सिंह 300 लोगों को मारते तो उनका ट्रांसफर कर देते हैं। हमारे यहाँ अपने वीरों को, शौर्य को जो है सम्मानित किया जाता है। यही अंतर है। आपका संकट यह है कि आप अपने कदरता काल में जो गलतियां की हैं, वो हम सही भी कर रहे थे, तो गलत साबित करने पे आप लगे हुए हैं। क्योंकि पीएलए से आपका एमओयू है कांग्रेस पार्टी का, और वो एमओयू आज तक आप पब्लिक डोमेन में नहीं ला सके। क्या ऐसा गुप्त है भाई? अब क्यों नहीं एमओयू सार्वजनिक कर देते आप? क्यों राजीव गांधी फाउंडेशन, जिसका काम चैरिटी करना है, वो 1.35 करोड़ रुपए चीन भारत के संबंधों को जो है अध्ययन के नाम पे लेते? क्या अध्ययन किया? सार्वजनिक कीजिए। आप नहीं सार्वजनिक कर पाते आप, तो आपके चीन से जो नापाक रिश्ते हैं कि 1962 की पराजय के बाद भी
चीन को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप के लिए जवाहरलाल नेहरू और पंडित विजयलक्ष्मी पंडित सारा प्रयास करती है, सबके सामने है। तो आपकी जो अनीतियां हैं उसको हम परिवर्तित कर रहे हैं। चीन आपको आपकी दुम दबा रहा है और आप चीन की तरफ से चिल्ला रहे हैं, ऐसा हमें लगता है। ठीक है, ये आपको लगता है, लेकिन अभी 2022 के लिहाज से बात की जाए तो फुनचुक स्तोपदान, मैं पॉलिटिक्स से आगे जो स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है, जो स्ट्रैटेजिक इश्यूज हैं, जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, जो कदम उठाए जाने चाहिए, जो भारत की तरफ से करारा जवाब होना चाहिए, मैं उस पर फोकस करना चाहती हूँ। पहले एक कमेंट चाहती हूँ मैं फुनचुक स्तोपदान जी आपका, और उसके बाद जनरल कुलकर्णी दूसरा कमेंट चाहती हूँ मैं आपका। अगर आपको सरकार से आज ये कहना हो कि आप LAC पर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, या चाइना को आपको जवाब देना है, तो आपके वो 3 स्टेप कौन से होंगे? एक तो बार बार जो 1996 की जो एग्रीमेंट है उसको तो चाइनीज ने वायलेट किया है, पहले भी वायलेट करते रहे हैं। फिर 2013 में दूसरा एक ट्रीटी बनाया था जिसको BDCA कहते हैं, जब देपसांग में हुआ था। उसके बाद फिर चुमुर हो गया, चुमुर के बाद फिर गलवान हो गया, गलवान के बाद फिर अब ये हो गया तवांग में। तो या तो कोई नया एग्रीमेंट साइन कीजिए जिससे ये इससे ज्यादा मजबूत एक एग्रीमेंट साइन कीजिए, जिस तरह से ये जो इस तरह का फिजिकल जो फाइट भी ये भी ना हो, जो ये मिली वेपन्स यूज करते हैं, ये डंडे वंडे, ये भी बंद हो जाए। ये तो बड़ा क्रूट लगता है, ये तो जंगली लगता है, दोनों के लिए जंगली लगता है। ये इंडियन आर्मी को इस तरह इंसल्ट नहीं करना चाहिए कि लाठी लेके वहां जाके मारे, ये कोई क्या पुलिस है? तो ये इफेक्टिव एक पॉलिसी के लिए सोचना चाहिए। चीन के साथ बात करके, ये डिप्लोमेट का काम है, ये पॉलिटिशियन का काम है, कहीं ना कहीं चीन के साथ बात तो करना पड़ेगा। या तो बिगड़ते रहिए, कुश्ती खेलते रहिए, ये एक ऑप्शन है। हालांकि इतना बड़ा सेंसिटिव है, कोई भी जाके कोई एक पोस्ट खड़ा कर दीजिए, दूसरा बंदा आके उसको डिमोलिश कर देगा और झगड़ा शुरू। ऐसा थोड़ी चलेगा। एक परमानेंट एक सोल्यूशन चाहिए। दूसरी बात यह है, हाँ, मेरा उसी पे आपसे एक फॉलोअप क्वेश्चन है सर, मेरा आपसे एक फॉलोअप क्वेश्चन है, और मेरा फॉलोअप क्वेश्चन ये है, आप कब तक, अभी तो बात कर ही रहे हैं 2014 से, अभी डॉक्टर स्वामी कह रहे थे, उन्होंने शायद 18 बार जिक्र किया प्रधानमंत्री और चाइनीज राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात का। तो बात तो कर ही रहे हैं। और मैंने तो, मुझे अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप मुझसे ज्यादा जानते हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो चाइना में जो अग्रीमेंट हुआ उसमें शायद इस बात तक पर सहमति बनी, अगर हालात बिगड़ते हैं तो हाईएस्ट लेवल पर दोनों नेता जो हैं वो कनेक्ट करेंगे और टेंशंस को जो है वो ईज आउट करेंगे। तो बातचीत का तो ये हमेशा से बातचीत हमेशा से, और ये 16 राउंड्स ऑफ मिलिट्री टॉक हो चुकी है। तो ये बात क्या कर रहे हैं? नहीं, वो तो टेक्निकल लेवल पे होता है। जो असली डायलॉग हुआ था वो वुहान में हुआ था 2000 कब की बात है, 17 में। उसके बाद महाबलीपुरम हो गया, उसके बाद तो गड़बड़ हो गया, उसके बाद किसी ने हाईजैक कर दिया डायलॉग को। किसने किया? यही तो बात है। बीच में जब इंडिया चाइना दोस्त बन जाता है, दूसरा आदमी आके पैर लगड़ देता है। तो इस चीजों से दोनों देश को सतर्क रहना चाहिए कि कौन गड़बड़ करता है। तो जरूरी है कि पॉलिसी में गड़बड़ी है। हमारा चीन के प्रति कोई पॉलिसी है नहीं है, हमारा अमेरिकन पॉलिसी है, कोई और पॉलिसी है जिसके तहत हमको चलना पड़ता है। ठीक है, आप कह रहे हैं पॉलिसी की कमी है, इस पे मैं प्रेम शुक्ला जी से जवाब लूंगी, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि सरकार तवांग में ऑल पार्टी डेलीगेशन को लेकर जाए, वो जाकर वहां देखे कि घुसपैठ हुई या नहीं हुई, उसके बाद भरोसा करेंगे। वही असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा कह रहे हैं जिन लोगों को अपनी सेना पर ही भरोसा नहीं, सरकार को क्या पड़ी है कि उन्हें तवांग लेकर जाए। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि देश के प्रधानमंत्री पॉलिटिकल लीडरशिप दिखाने में सरासर नाकाम साबित हो रहे हैं। 56 इंच का सीना दिखाइए, लाल आंख दिखाइए ना। 9 तारीख को ये क्लैश होता है, आज आप आकर पार्लियामेंट को कहते हैं अगर मीडिया रिपोर्ट नहीं करता तो आप तो बोलते भी नहीं, आप तो खामोश बैठ जाते। कैसे 18,000 फीट नीचे से ऊपर आकर चीन हमला करते हैं हमारी भारत की फौज के ऊपर, हमारी जमीन में कैसे आता है? क्यों आप पिछले 2 हफ्ते में कि हमने इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट को स्क्रैम्बल क्यों किया जब चीन के एयरफोर्स घुसना चाह रही थी उसी जगह पर? तो ये सरासर इनकी नाकामी और झूठ बोल रहे हैं। भाई लेके जाइए ना हमको, चलिए पूरे ऑल पार्टी लेके जाइए उस जगह पर जहां पर क्लैश हुआ, लेके जाइए हमको डेमसाक और डेमचौक में, देखते हैं क्या हो रहा है वहां पर। आप तो सरेंडर कर चुके हैं चीन को, आप तो बोलते नहीं है कुछ चीन के बारे में। ओवैसी तावांग जाने का उनका दम भी है क्या?
एक दिन में वो पागल हो जाएगा। ये घबराना का प्रतीक है। आपने वीडियो नहीं देखा है भारत का आर्मी चाइनीज का जो हाल किया है? तो ओएससी को इंफॉर्मेशन तो गलती से भी नहीं देना चाहिए। किसका हाथ में चला जाएगा? तो जब से ये जंग छिड़ी है कि चाइना से किसको ज्यादा प्रेम है, कांग्रेस को ज्यादा प्रेम है या बीजेपी को, इस पर बात हर बार घूम फिर कर आती है चंदे पर। आपको सुनवाते हैं अधीर रंजन चौधरी ने क्या कहा, उस पर हिमंता बिस्व शर्मा ने क्या जवाब दिया है। कांग्रेस को पहले एक्सप्लेन करना चाहिए, आप राजीव गांधी फाउंडेशन में चाइनीज एम्बेसी से क्यों पैसा लिया था। जब तक कांग्रेस वो बात एक्सप्लेन नहीं करता है, मैं सीएम का रूप में नहीं बोल रहा हूँ, हिमंता बिस्व शर्मा का रूप में मैं ही बोल रहा हूँ कि कांग्रेस को ये वॉर का बारे में एक या जो भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ है उनका बारे में 1% का भी इंफॉर्मेशन देना नहीं चाहिए। जब तक कांग्रेस अपने आप को क्लीन सबमिट नहीं करता है, इसलिए कांग्रेस का किसका साथ क्या रिश्ता है वो तो निकालना पड़ेगा ना। आप 1.5 करोड़ लिया है वो तो रिकॉर्ड का बात है, आगे और कितना लिया था। आपका एम्बेसडर, आपका लीडर एक ही साथ डिनर करता है, उठता है, बैठता है। सर कम से कम मेरा निवेदन होगा कांग्रेस को कुछ भी खबर मत दीजिए। हमें भी सारे कुछ सबूत है। पीएम केयर्स फंड में चीन की कौन सा कंपनी ने पैसा डाला है वो भी निकालिए पीएम केयर्स फंड में। और उसके साथ साथ चीन के साथ तुम्हारा इतना दुश्मनी है, इतना तुम चीन के साथ टक्कर मारना चाहते हो, तो चीन के साथ हमारे हिंदुस्तान की व्यवसाय, ट्रेड, कारोबार इस धड़ल्ले से क्यों बढ़ रहे हैं? चीन को टाइट देने के लिए चीन के खिलाफ तुम क्या कार्रवाई कर रहे हो? तुम गए थे बाली में, लाल आंख पहले दिखाते थे, अभी लाल कुत्ता दिखा रहे हो। और चीनी के प्रेसिडेंट तुम्हें बात नहीं करते हो, तुम जाके गिड़गिड़ाते हो, बात करना चाहते हो। ये तुम्हारा और ये सरकार की जो बर्ताव है सबको देखना पड़ता है। तो ये तो आपने सुने पॉलिटिकल रिएक्शन। अब हम आपको सुनवाना चाहते हैं फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल MM नरवणे, वो क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। We hooligans, are we mafia, or are we a professional army? Is that the level that PLA has gone down to? Yeah. Hooliganism and street fighting, or are they a professional 21st century army? On one side they try to show their technological prowess, on the other side they're coming with barbed wire clubs. It is ridiculous. जनरल कुलकर्णी, यहाँ पर एक कमेंट में चाहती हूँ, हम जनरल नरवणे ने क्या कहा वो भी सुनवा रहे हैं, जो सियासत हो रही है वो भी सुनवा रहे हैं, और इस वक्त पब्लिक डोमेन में इतनी सारी इंफॉर्मेशन जा रही है कि लोगों को, जो जनता है वो भी ये सोच रही होगी कि ये देश ही इतना डिवाइडेड है अपने बॉर्डर्स को लेकर। अदिति जी, जैसे मैं सुन रहा हूँ तो शायद अब क्या हुआ सोच रहे हैं, तो बातचीत हो रही है। हर चीज का हिस्टोरिकल बैगेज है। अगर 1947 में भारत को आजादी मिली है तो जो नीफा का इलाका है 1959 में फौज को दिया है। आप समझ सकते हैं 1947 से भारत को आजादी मिली, 1959 में फौज को ये इलाका नीफा का दिया है। वही नहीं, थ्रूआउट एक ही फॉरेन मिनिस्टर, कैपेसिटी बिल्डिंग में वक्त लगता है। आज चीन की इकोनॉमी है $19 ट्रिलियन, हमारी इकोनॉमी हम सोच रहे हैं कि हम $5 ट्रिलियन करेंगे 2030 तक। कैपेसिटी बिल्डिंग में वक्त लगता है। चीन जानता है कि भारत के ऊपर कितना दबदबा किया जा सकता है। नहीं जनरल कुलकर्णी, 20 सेकंड्स में, मतलब मैं आपको 30 सेकंड्स आप ले लीजिए, लेकिन मुझे बताइए, आप रातों रात तो चाइना की बराबरी इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी नहीं कर पाएंगे, लेकिन अपने बॉर्डर्स को आपको डिफेंड करना है। ऐसे में सोल्यूशन और रास्ता क्या है? अदिति जी, जहां तक जो भी हमारी सक्षमता है, जो हमारे पास हथियार है, जिस प्रकार से हम लोग लड़ रहे हैं, आप सब देख रहे हैं, फौज में किसी चीज की कमी नहीं है, फौज खड़ी रहेगी। यही कारण है कि आज अगर इस तरह का माहौल पैदा हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं पर एक तरीके से दिखाया जा रहा है कि हम भारत जो सक्षम है, एक पॉलिटिकल लीडरशिप है भारत का पूरे विश्व भर में। ठीक है, जल्दी से क्लोजिंग कमेंट प्रेम शुक्ला जी, 20 सेकंड सर, समय का अभाव मेरे पास। देखिए, हम निश्चित तौर पर भारत की संप्रभुता से किसी प्रकार का भौमिक समझौता नहीं करेंगे। यह जो है कांग्रेस का कार्यकाल नहीं है कि कभी 38,000 किलोमीटर, कभी 250 किलोमीटर, कभी जोरावर किला वो चीन को सरेंडर कर दे। ये जमाना लग गया, चीन को समझना होगा। ठीक है, अभय दुबे जी, 20 सेकंड आप।
कांग्रेस पार्टी ने माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स का प्रोविजन किया था। 65,000 करोड़ रुपए से 90,000 सैनिकों की तैनाती चीनी सीमा के पास होगी। मोदी जी वुहान में मिले जिनपिंग से 2018 में, उसके बाद वो प्रपोजल ड्रॉप हो गया। क्या संदेश है इसका? ये मुखौटा लगाना भाजपा बंद करे। देश की भूभागी सुरक्षा का लेकिन इस बात को दोहराते हुए पीएलए के मुकाबले इंडियन आर्म्ड फोर्सेस बहुत प्रोफेशनल हैं और बैटल हार्डेंड रहे हैं। चाइना का ये आर्मी का इतिहास उठाकर देख लीजिए। एक्चुअली वो कंट्री की सेना भी नहीं है, वो सीसीपी जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसकी सेना है। उसने कितनी लड़ाई जीती हैं और इंडियन आर्मी ने कितनी लड़ाई जीती हैं, आपको अपने सवाल का जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा।